नमस्कार दोस्तों और वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों आपका एक बार स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज है 6 जुलाई 2021 और हम लोग आने वाले अगले कुछ मिनट में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है कि साथ ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैप ऑफ द डे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैप ऑफ द डे में हम लोग आज अफ्रीका कंटिनेंट को पूरी तरह से पढ़कर ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन को। उसके पहले दोस्तों यदि कोई आप में से हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ओके दोस्तों, तो बिना कोई अब बातें किए हुए चलेंगे हम लोग अपने मैप ऑफ द डे की ओर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मैप ऑफ द डे में हम लोग आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलने वाली इंपॉर्टेंट हवाओं के बारे में जानेंगे। ओके, इसके बारे में आपके एग्जाम्स में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ हवाओं के बारे में। मैंने हर एक कंटिनेंट के हवाओं के बारे में बताया। तो सबसे पहले आप लोग साउथ अफ्रीका के पास चलिए, नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में एक हवा है जिसका नाम ही है केप डॉक्टर। ठीक है, हवा का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, केप डॉक्टर नाम है। साउथ अफ्रीका में इस रेंज में एक हवा चलती है ये देखिए केप टाउन भी इधर है, तो केप डॉक्टर नाम है। ओके, ये जो हवा है दोस्तों एकदम ठंडी हवा है और साथ ही साथ ठंडी है और तीव्र हवा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा बस आपको कि ये केप डॉक्टर हवा है ये ठंडी हवा है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में ही एक और इधर एक हवा चलती है, इस रेंज में मैं बता रहा हूँ कहाँ आपको। जी हाँ, इस रेंज में देखिए, इस रेंज में एक हवा चलती है कहाँ, साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है बर्ग। एक ठंडी हवा थी तो दूसरी क्या होनी चाहिए, गर्म हवा होनी चाहिए। तो जी हाँ, ये गर्म हवा ही है, इसका नाम है बर्ग। और ध्यान रखिएगा कि साउथ अफ्रीका में गर्मी में चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक, एक बर्ग है जो कि गर्म हवा है और एक केप डॉक्टर है जो कि ठंडी हवा है। ये तो हो गई साउथ अफ्रीका की बातें। और बीच में ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट हवाएं आपके लिए नहीं है। अब डायरेक्टली नॉर्थ में हम लोग आते हैं। नॉर्थ अफ्रीका कंटिनेंट में बहुत सारी हवाओं के बारे में आपको जानना है, तो एक एक करके हम लोग जानते चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो सहारा मरुस्थल इधर है, इसमें एक हवा चलती है जिसका नाम है हरमट्टन। इस रेंज में एक हवा चलती है जिसका नाम है हरमट्टन। और इसके बारे में आपको एकदम जानना है कि सबसे पहला बात तो ये गर्म एवं शुष्क हवा है, और दूसरा बात ये है कि इसको डॉक्टर्स विंड कहते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्टर्स की हवा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हरमट्टन को डॉक्टर्स विंड के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस हवा को डॉक्टर्स विंड के नाम से भी जाना जाता है, तो हरमट्टन। ठीक है, सबसे ऊपर चलिए थोड़ा सा, ये मोरक्को के आसपास चलिए, एक हवा इधर चलती है जिसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उस हवा का नाम है दोस्तों सिरोको। ये मोरक्को है स्पेन के आसपास, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, सिरोको। ठीक, मोरक्को और सिरोको आप लोग इजीली ध्यान रखिएगा। और ये भी जो हवा है ना, ये गर्म शुष्क एवं रेतीली हवा है। ठीक है, ये जो सिरोको हवा है दोस्तों मोरक्को के आसपास चलती है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको यदि इटली में बात करें तो इस इटली में भी ये हवा चलती है जिसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ आपको जानना नहीं है। यही हवा जब लीबिया में बहती है ना, तो इसको गिबली के नाम से जानते हैं। और यही हवा जब बढ़ते बढ़ते इजिप्ट के पास पहुँच जाती है तो इसको खमसीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को ध्यान रखिएगा। मोरक्को में सिरक्को, लीबिया में गिबली, और इजिप्ट में जब बढ़ती है तो खमसीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा। एक और हवा, उसके बाद आज का मैप का सेशन खत्म। इजिप्ट में एक हवा बहती है, ठीक है, तो उसका नाम है दोस्तों सिमूम। ओके, तो सिमूम है, चूँकि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम जैसा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सिमूम नाम है जो कि गर्म एवं रेतीली हवा है। ओके, और उसके साथ साथ थोड़ा सा सूडान में चलिए। सूडान के आसपास एक हवा चलती है जिसका नाम है हबूब। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये सब हवाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये भी गर्म शुष्क एवं रेतीली हवा है। ओके, तो हम लोगों ने आज बहुत सारी हवाओं के बारे में किया। अब हम लोग कल से यूरोप कंटिनेंट में चलेंगे। ओके, ये बहुत सारी बातें हो गई अफ्रीका के बारे में, लगभग इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग कल से यूरोप कंटिनेंट के बारे में करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उसके इंपॉर्टेंट सारी बातों को जानेंगे। ओके दोस्तों, तो अब आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन को। लेट्स स्टार्ट। आई होप कि दोस्तों आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं लाइक किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए इसको। ओके, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय सेना प्रमुख किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इन विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी चीफ इनॉग्रेट अ वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स। आपके ऑप्शन है दोस्तों इटली, जर्मनी, रूस और फ्रांस। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है इटली। ठीक है,
भारतीय सेना प्रमुख इटली में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अभी आपके भारतीय सेना प्रमुख है ये कौन है, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है ना। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे यूनाइटेड किंगडम और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे और इसी दौरान वो अपने समकक्षों और इन देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण इटली के प्रसिद्ध शहर, नाम ध्यान रखिएगा कहाँ, कैसीनो में जनरल नरवणे का भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन होगा। इटली के कैसीनो में। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ओको ग्लोबल द्वारा किस भारतीय एजेंसी को दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया है। विच इंडियन एजेंसी हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 बाय ओको ग्लोबल। ओके, आपके ऑप्शन से दोस्तों सेबी, इन्वेस्ट इंडिया, FDI और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, ओको ग्लोबल द्वारा ये बताया गया कि इन्वेस्ट इंडिया जो है 2021 का दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी है। ठीक है ना। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में जानिए थोड़ा सा कुछ बातों, ये क्या है भाई। तो इसकी स्थापना जो है 2009 में हुई थी भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किस लिए हुई, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत यह एक गैर लाभकारी उद्यम है। ओके, यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो इसमें आप लोग राष्ट्रीय निवेश कर सकते हैं। सिंपल सा बात है कि इसमें इंटरनेशनल रूप से आदमी निवेश कर सकता है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वयोवृद्ध अधिवक्ता को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटरन एडवोकेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। आपके ऑप्शन से दोस्तों कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, प्रदीप कुमार, नरेश कुमार गुप्ता और नंद कुमार सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। ठीक है, भट्टाचार्य जी। ओके, इन्हें त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा, लोकपाल नाम का एक वर्ड होता है। ठीक है, तो लोकपाल नाम का जो वर्ड है या लोकपाल जो बात है हमारे संविधान में, वो किस देश से लिया गया है, ये मैं भी आपको बताऊंगा कब, कुछ दिनों बाद जब हम लोग यूरोप कंटिनेंट को करेंगे। लेकिन फिलहाल आज आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए इनके बारे में कुछ और बातों को जानते हैं। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी के बारे में कि इन्हें इस पद पर 3 साल के लिए 1 जुलाई से नियुक्त किया गया है। ओके, त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त है और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। गुजरात और गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे। तो आप लोग थोड़ा सा प्रदीप कुमार सरकार का नाम भी ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त के बारे में यदि पूछ दिया जाए तो आप लोग भूलिएगा नहीं, प्रदीप कुमार सरकार है और ये जो कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी है ये तीसरे लोकायुक्त है। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा दरबार मूव परंपरा को खत्म किया गया है। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द 149-year-old बाईएनियल ट्रेडिशनल ऑफ शिफ्टिंग ऑफिसेस दरबार मूव ट्रेडिशन बाज एबॉलिश्ड। आपके ऑप्शन से दोस्तों उत्तराखंड, लद्दाख, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। आपको फोटो में मनोज सिन्हा दिख रहे होंगे। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या था जम्मू कश्मीर में कि 149 साल से ये परंपरा चली आ रही थी कि कभी जम्मू और कभी श्रीनगर ऐसे ट्रांसफ़र होता रहता था इसकी राजधानी। यदि ज़्यादा गर्मी आ गई दोस्तों तो श्रीनगर चलिए, थोड़ा सा कम गर्मी है तो जम्मू चल जाइए, ठंडी आ गई है तो। ओके, ये बात होती रहती थी। चलिए जानते इसके बारे में कुछ और बातों को कि LG मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विभाषिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 सप्ताह में दरबार मूव से संबंधित आवास खाली करने का नोटिस दिया है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और बातों को कि जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव कर्मचारियों की आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या कश्मीर में तैनात रहेंगे। होता यह था दोस्तों कि दोनों जगह कर्मचारी एंजॉय ले लेते थे। ठीक है, अभी मान लीजिए कश्मीर में ऑफिस है तो श्रीनगर में भी बैठ के आनंद ले रहे हैं, इसलिए दिक्कत होता था। ओके, फिर है कि माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी।
परंपरा को 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा जारी रखा गया, क्योंकि यह एक प्रमुख पुल के रूप में काम करता था तथा कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के दो विविध भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच बातचीत के लिए एक स्थान था। ठीक है, सिंपल सा बात है। यहाँ ये हटना भी चाहिए था, दिमाग खराब होता होगा सबका। ओके, और सुनने में तो ये भी आ रहा है, लेकिन ये अभी फिलहाल होगा नहीं कि जम्मू जो है लद्दाख तो लद्दाख है ही, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो टूट सकता है दो पार्ट में, जम्मू और कश्मीर में, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, हो सकता है। ओके, चलिए अपनी मिताली राज फिर से कमाल कर रही है, उनके बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? Who among the following become the highest run scorer in women's cricket across all formats, overtaking former England कैप्टन चार्लोट एडवर्ड्स? इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। ठीक है, मिताली राज दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इस चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर टॉप पर पहुंच गई है पूरे विश्व में रन बनाने में, खासकर महिला क्रिकेट में। ओके, तो मिताली राज, प्राउड ऑफ यू। आप लोग ध्यान रखिएगा इनके नाम को, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके पहले लीडिंग रन गेटर कौन थी, तो ये शार्लोट एडवर्ड्स थी इंग्लैंड की। लेकिन अब हमारी मिताली राज आगे बढ़ गई है। देख लेते हैं कुछ और बातों को कि एडवर्ड्स के 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली राज महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई है। न्यूजीलैंड की सूजी वेट काफ़ी पीछे है 7,849 रन के साथ तीसरे नंबर पर, और स्टेफनी टेलर और मेग लैनिंग शीर्ष 5 में है। ठीक है, तो इसे बस ध्यान रखिएगा। आपको मेन मिताली राज से मतलब होना चाहिए कि अभी टॉप पर है रन गेटर में। ओके, मतलब लीडिंग रन गेटर है पूरे विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, जो 2021 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन की 9वीं रेस है। Who has recently won the Australian Grand Prix, the 9th race of the 2021 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन? ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन। हम लोग लगता है लुइस हैमिल्टन को नज़र लगा दिए हैं। ऐसे अभी तक शायद 9 रेस हुआ है, तो 3 रेस ही कोई अदर प्लेयर जीता है, बाकी 6 रेस आपको लुइस हैमिल्टन साहब ही देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग सर्च कर लीजिए 6 रेसों में इनका नाम ही आपको टॉप पर आएगा, और इन सारे रेसों में भी ये या तो सेकेंड पर होंगे या तो थर्ड पर होंगे। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स है इसको किसने जीता है दोस्तों, तो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। ठीक है, आप इनका थोड़ा सा कंट्री के बारे में बता दीजिए कि ये किस कंट्री के हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पुस्तक के बारे में है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? Who has authored the book Lady Doctors The Untold Stories of India's First Women in Medicine? ओके, आपके ऑप्शन है दोस्तों कविता राव, अरुंधति राय, नीलांजना सुदेशना, चित्रा बनर्जी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कविता राव। आपको साफ साफ दिख रहा होगा लेडीज डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन के लेखक कविता राव है। ओके, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है, क्या है ये। तो यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानियों को बताती है, जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया जाता है। कविता राव के इस अंश में रुक्माबाई राउत की कहानी है। ठीक है, अब रुक्माबाई के बारे में थोड़ा सा जानिए कि रुक्माबाई एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक होने के साथ साथ 1884 और 1888 के बीच एक बाल वधू के रूप में अपने शादी से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में शामिल होने के लिए जानी जाती है। रुक्माबाई केस के बारे में आप लोग को पता होगा, यदि आप लोग पॉलिटी के स्टूडेंट होंगे तो रुक्माबाई केस के बारे में अवश्य जानते होंगे, जिन्होंने इन्हीं के चलते आपको पता होगा कि दोस्तों की जो शादी करने की उम्र है वो फिक्स की गई थी, निर्धारित की गई थी। ओके, तो रुक्माबाई एक तो वो तो उसके लिए फेमस है ही, साथ ही साथ ये पहली महिला डॉक्टर थी ओके, अभ्यास करने वाली। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रुक्माबाई के बारे में एक पुस्तक है जिसका नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ओके, और साथ ही साथ अन्य सारे पहले डॉक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। और आपको पता होगा दोस्तों कि अभी हाल ही में विश्व चिकित्सक दिवस मनाया गया, कब दोस्तों, 1 जुलाई को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? Who has become the second Indian born woman to fly to space after कल्पना चावला? आपके ऑप्शन है दोस्तों श्रीषा बंडाला, सुनीता विलियम्स, सावना पांड्या और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है श्रीषा बांडला। ओके, तो श्रीषा बांडला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में कि भारतीय मूल की श्रीषा बांडला कल्पना चावला के बाद ये तो हो ही गया,
भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रिचर्ड ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक्स उड़ान BSS यूनिटी में सवार 6 चालक दल के सदस्यों में से एक होगा, जो 11 जुलाई 2021 को न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष में जाने वाला है। ओके, तो अभी गई नहीं है, 11 तक जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में स्पुतनिक V के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव्ड द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर स्पुतनिक V इन इंडिया? और स्पुतनिक V तो क्या है, आपको पता ही होगा कि फर्स्ट टीका है कोविड-19 के खिलाफ, जो पहला टीका पूरे बाजार में आया था पूरे विश्व में, ये स्पुतनिक V ही है। तो इसके बारे में जानते हैं। आपके ऑप्शंस क्या है? आदित्य बायोलॉजिक्स, बालाजी बायोटेक, पैनेसिया बायोटेक और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पैनेसिया बायोटेक। तो पैनेसिया बायोटेक को ये मिला है कि हाँ, आप लोग जाइए और स्पुतनिक V के टीके को बनाइए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग पूरे भारत का वैक्सीनेशन कर सके। और भारत का करीब अभी यदि शायद 35 करोड़ के आसपास लोगों को टीका पड़ गया है। ओके, इसके बारे में कुछ और बातों को जानते हैं कि पैनेसिया बायोटेक ने 4 जुलाई 2021 को DCGI मतलब ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपनी सुविधा में स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन बनाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। नई दिल्ली स्थित कंपनी ने 24 मई 2021 को रूसी प्रत्यक्ष निवेश के सहयोग से भारत में स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है स्पुतनिक V टीका का निर्माण कौन कर रहा है? पैनेसिया बायोटेक। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में ड्रोन की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? द सेल, स्टोरेज एंड यूज ऑफ ड्रोन्स हैज बीन बैन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज? आपके ऑप्शन है दोस्तों न्यू दिल्ली, लखनऊ, शिमला और श्रीनगर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप लोग आसानी से अंदाजा भी लगा सकते हैं, श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर में ड्रोन की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 4 जुलाई से राजधानी श्रीनगर में ड्रोन या किसी अन्य मानव रहित हवाई वाहनों की बिक्री, कब्जे, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सब सुरक्षा के मामले से किया जा रहा है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कोविड के बारे में आपको अवश्य पता होगा दोस्तों। आप में से यदि बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवाया होगा टीका लेने से पहले, तो आप लोग कोविन पर ही गए होंगे। ओके, कहीं से भी आप लोग कीजिए, आप लोग को कोविन पर ही जाना पड़ेगा। तो कोविन का भी ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आप लोग कोविन पर जाइए तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी कि अब तक कितने लोग को वैक्सीन मिला है, कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल हैं, किस वैक्सीन के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है। ओके, ये सारी बात आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार कोविन पर घूम के आइए। और यदि आप में से बहुत सारे लोगों का सेकेंड डोज का टाइम भी यदि पूरा हो गया होगा तो जल्दी से जाकर सेकेंड डोज भी ले लीजिए। ओके ना दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या था आपका क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किया गया शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर किस कंपनी के सहयोग से DRDO द्वारा विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने आपको बताया था दोस्तों कुछ दिन पहले कि लार्सन एंड टुर्बो इस प्रश्न का सही उत्तर है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर भी दिया था। ठीक है, अब चलिए फिलहाल फिर से चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की और देखते हैं क्या है ये आपके लिए क्या लेकर आया है। तो प्रश्न है कि भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए में से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इंडियन रेसलर सुमित मलिक हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग? आपके ऑप्शन है दोस्तों 3 साल, 4 साल, 2 साल और 1 साल। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो जल्दी से इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एक और प्रश्न आपसे ऊपर पूछा गया था उसका भी उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना सहयोग हमसे देते रहिए और हमसे हमारा बेस्ट लेते रहिए। ओके दोस्तों, मैं शिवम मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर।